एक जिंदा और एक मुर्दा, इन दोनों के खून में भी फ़र्क होता है और उससे भी बहुत सारे केस सुलझाए जा सकते हैं। वो क्या है? खून का जो प्रकार मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बात समझ में आई कि खून भी बोलता है। जैसे मुर्दा सच बोलता है, ऐसे ही खून बोलता है। एक पोस्टमार्टम के दौरान होता क्या है? एक्सटर्नल इंजरीज देखी जाती हैं। इसके बाद में जो है इंसिजन दे के इंटरनल ऑर्गन्स की पोजीशन देखी जाती है। तो पूरा शरीर खोल दिया जाता है और इवन हेड भी खोल दिया जाता है, ब्रेन भी देखा जाता है, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, स्टमक में कितना फूड है, डाइजेस्टेड है, सेमी डाइजेस्टेड है, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। कभी जो इंसान की जब ऐसी सिर्फ स्केलेटन ही होता है तो क्या सच में ऐसे ही होता है? ये इन्होंने कुछ गलत बनाया? नहीं, ऐसे ही होता है। इंसान एक ऐसे ही होता है। जैसे रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टीबिया है, फेबुला है, इनका जो है इनका मेजरमेंट से आदमी की हाइट भी असेस की जा सकती है। हैंगिंग में आप लोग ये इन चीज़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये खुदकुशी है। वो क्या क्या है? जैसे उंगलियों की पोजीशन है, अंगूठों की पोजीशन है, इसके पैर के, बाद हाथ में के। पैर का एंगल है, इसके बाद में आंखें जैसे अधखुली हैं, जवान दांतों के बीच में हैं। अगर लटका हुआ है आदमी तो डेथ होगी तो मोस्टली एस्फिक्शियल डेथ में या श्वास अवरोधन की मृत्यु में यूरिन निकल जाता है, फीकल मैटर निकल जाता है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज का एपिसोड बेहद खास है और उसकी वजह ये है कि आप में से बहुत सारे लोग लगातार मेल भेजकर बहुत सारे फॉरेंसिक से जुड़े हुए सवाल पूछते रहे। कई ऐसे केसेस आए, सुसाइड है कि नहीं है। कई ऐसे केसेस आए कि कातिल वो है या कोई और है, बेकसूर है कि नहीं है। सुसाइड कैसे लोग करते हैं, कैसे खड़े होकर, बैठकर, रोड एक्सीडेंट और कत्ल के बीच की बारीकियां जो हैं वो क्या होती हैं। रेप केसेस में कैसे इतना कम कन्विक्शन होता है जबकि बहुत आसानी से सज़ा दिलाई जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेंसिक साइंस ने और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने आजकल तरक्की की है तो मुजरिमों का बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर ईमानदारी से हमारे देश में वो सारी चीज़ें वैसे ही हों तो मुझे लगता है कि अब कोई भी जुर्म करके मुजरिम बच नहीं सकता है। और हम सब की खुशनसीबी है कि आज मेरे साथ डॉक्टर हर्ष शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका एक तो स्वागत है डॉक्टर साहब। और ये सीधे भोपाल से आए हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आपको परिचय करा दूँ और आप ही में से बहुत सारे लोगों के सवाल जो मेल में आए थे उनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। ये डायरेक्टर ऑफ द स्टेट फॉरेंसिक लैब मध्य प्रदेश के रहे लंबे वक्त तक। इसके अलावा ये जो हैं फॉरेंसिक के फील्ड में इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में क्या कहूँ आपको। ये एक तो इंचार्ज ऑफ फॉरेंसिक यूनिट सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल कैंपस में, साथ ही लगभग 5,500 ऐसे केसेस जो सुसाइड के हों, मर्डर के हों, एक्सीडेंट के हों और रेप के केसेस के बारे में शायद इनके नाम एक रिकॉर्ड है। और वो ये है कि जितने भी रेप केसेस इन्होंने हैंडल किए 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर उसे सुलझा दिया। और दिल्ली में भी आए थे। उसकी एक वजह ये थी कि एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, साइंसेज यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, फॉरेंसिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ ये आए थे। तो आपसे मैं डॉक्टर साहब शुरुआत इसी से करता हूँ कि ये नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है क्या। जो बहुत सारे लोग आजकल, चूँकि अब दौर फॉरेंसिक साइंस का ही है क्राइम को सॉल्व करने में, तो उनके लिए ये कैसी जगह है? और ये एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भोपाल एक कैंपस है जो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। ऑल ओवर इंडिया इसके 6 कैंपसेस हैं और अभी शॉर्टली इसी महीने जो है युगांडा में भी इंटरनेशनल कैंपस शुरू हुआ है। इसमें जो बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स में जाना चाहें, बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस करना चाहें या डिप्लोमा, डिफरेंट 1 ईयर पीजी डिप्लोमास भी है भोपाल के अंदर, जो है फिंगरप्रिंट में है, डीएनए में है और डॉक्यूमेंट्स में है। तो ये कोर्सेज हमारे यहाँ भोपाल में रन हो रहे हैं। बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारी 6 जो टोटल अदर 5 कैंपसेस हैं उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स भी हैं, बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, तो साइबर सिक्योरिटी और इस तरीके के जो फॉरेंसिक में जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं वो सारे हमारे यहाँ रन हो रहे हैं। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो है गांधीनगर में। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि फॉरेंसिक को की जो विधा है
उसके द्वारा अपराधियों को उनके किए की सज़ा मिल सके, क्योंकि कोई भी समाज जो है अपराध मुक्त तो होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक मैसेज अगर ये जाता है कि किसी ने कोई अपराध किया है और उसको उसके किए की सज़ा मिलती है, तो ज़ाहिरी बात है कि अपराधी कोई भी अपराध करने से की कोशिश नहीं करेगा। आपको लगता है कि हमारे देश में फॉरेंसिक के फील्ड में उतना काम हो चुका है या अभी बहुत बाकी है, जिससे कि एक आपने कहा समाज मुक्त, अपराध मुक्त समाज हो सके? तो उसके लिए हमारे देश में फॉरेंसिक के फील्ड में अब तक काफ़ी काम हुआ है या अभी लगता है बहुत कम काम हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, मेरा अपना ही मानना है, जैसा कि शायद आपको ज्ञात हो कि मेरे सर्विस पीरियड में 2018 में मैक्सिमम डेथ पेनल्टीज़ हम लोगों ने कराई थी, और उसके लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है हम लोगों का नाम दर्ज हुआ है। टेक्निकली अगर हम कहें तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी देश से पीछे हैं। बात यह है कि अवेयरनेस की उतनी ज़्यादा समझ पब्लिक में भी नहीं है, और जो फील्ड में काम कर रहे हैं या जो लोग सैंपल्स वगैरह उठाते हैं, उसमें कई बार कंटेमिनेशन और वो सब चीज़ें हैं। उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस में भी ग्रास रूट लेवल पे ये ट्रेनिंग दी जाए कि कहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं। तो अगर ज्ञान की बात करें या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी विदेशी जो भी एनालिटिकल तरीके हैं उनसे हम पीछे हैं। डीएनए के फील्ड में? डीएनए के फील्ड में हम देखिए अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। अभी भोपाल में मेरे कार्यकाल में ही निर्भया फंड से जो है हमको NGS यानी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर हम लोगों ने ख़रीदा था, और वो मेरे ख्याल से पहला लैब होगी जो रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब भोपाल की है, उसमें वो क्रैक किया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि हम, केवल इतना ज़रूर है कि डीएनए के लिए हमारे पास सेंटर्स कम हैं जहां एग्जामिनेशन हो, और आजकल माननीय न्यायालयों का भी भरोसा डीएनए के ऊपर ज़्यादा है। तो वर्कलोड ज़्यादा है, साइंटिस्ट की थोड़ा कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी NFSU इस चीज़ को संज्ञान में ले रही है, तो हम लोग कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी तक हमारे देश में जो रेप का कन्विक्शन रेट है वो 25% है, मतलब 100 में से 75 रेपिस्ट छूट जाते हैं। और अब कोर्ट में कई ऐसी चीज़ें कई बार देखने को आ रहा है, कहते हैं कि एक बार अगर रेप के केसेस में डीएनए का इस्तेमाल हो जाए तो 100% कन्विक्शन रेट सामने आ सकता है। आपको लगता है कि अब भी रेप के केसेस में डीएनए का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर प्रॉपर सैम्पलिंग होती है और जो है अगर हमारे पास डीएनए की लेबोरेटरीज सफिशिएंट हैं और टेक्निकल स्टाफ सफिशिएंट है, तो कोई कारण नहीं है कि। सैम्पलिंग क्या होता है डॉक्टर? सैम्पलिंग से मतलब ये है कि अगर डीएनए में बहुत, चूँकि बहुत सेंसिटिव होता है ये, तो अगर कंटामिनेट हो गया किसी ना किसी कारण से, जिस स्लाइड में अगर मान लीजिए VS स्लाइड तैयार की गई है, वो उसका कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। बाकी क्राइम सीन पे जो भी सैंपल्स लिए जाने चाहिए वो ग्लव्स पहन के लिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना कुछ भी उसमें ऐड कर दिया तो वो जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। डीएनए सैंपल के साथ छेड़छाड़ भी हो सकता है? डीएनए सैंपल के साथ में छेड़छाड़ तो संभव नहीं है, केवल ये किसी और का सैंपल उठाकर किसी और के नहीं, अब ये देखिए, अगर मैलाफाइड इंटेंशन ही है किसी का, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीएनए के सैंपल के साथ में कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है। केवल नेग्लिजेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने उसको प्रॉपरली स्टराइल वॉइल में नहीं रखा है, प्रॉपर ग्लव्स, नए ग्लव्स नहीं पहने हैं, गलत जगह से सैम्पलिंग किया है, तो बात अलग है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा कोई चांस नहीं। अमेरिका या यूरोपियन कंट्री से ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं कि अब डीएनए इतना एडवांस हो चुका है कि 50, 60, 70 साल पहले हुए क्राइम को भी अब वो सॉल्व कर रहे हैं। क्या वो चीज़ें हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश में भी ऐसी हैं? क्यों नहीं होगी। अभी हमारे यहाँ के भी कुछ साइंटिस्ट जो है रिसर्च, मतलब अपने रूटीन काम के साथ भी R&D करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास
पेंडेंसी बहुत है। तो बहुत ज़्यादा R&D पे जाने के लिए जब तक हमारी पेंडेंसी नॉर्मल नहीं होगी तब तक मुश्किल होता है कि आदमी एक्स्ट्रा टाइम ले और उस तरीके से काम कर पाए। बाकी साइंटिफिक नॉलेज और इंस्ट्रूमेंट्स इनकी मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। जैसे डॉक्टर साहब बहुत सारे देशों में है डेटा बैंक होता है हर एक का, उससे बहुत सारे केसेस को सुलझाने में मदद मिलती है। लेकिन अब अमेरिका को सामने रखें तो उनकी आबादी कुल 34-35 करोड़ है, हम 140 करोड़ के आसपास हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये डेटा बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि कम से कम जो क्राइम के हिसाब से वो चीज़ें जल्दी सुलझें? नहीं, आपका कहना ठीक है। एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो कई बार ये था कि शुरुआत में जब DNA नहीं था तो बायोलॉजी, फॉरेंसिक बायोलॉजी और सेरोलॉजी की रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर ही ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट पास किया करते थे। लेकिन अब समय ये आ गया है कि हर चीज़ में जो है DNA ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ जो NFSU वगैरह जैसे स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं और साथ में अगर इक्विपमेंट्स मिलते हैं और प्रॉपर सफिशिएंट स्टाफ हो जाता है, बहुत सारी यूनिट्स खुलती हैं, तो भविष्य में मुझे नहीं लगता कि हम नहीं कर पाएंगे डेटाबेस तैयार। 5,500 से ज़्यादा आपने क्राइम के केसेस कवर किए अपने पूरे टेन्योर के दौरान, जिसमें से करीब अकेले, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, 700 ऐसे केस थे जो शायद सिर्फ हैंगिंग के थे, जी, फांसी के। मैं इसलिए इस सवाल को पूछना चाहता हूँ कि बीच में मैंने आपसे बहुत बार बात भी की थी। एक सुशांत सिंह राजपूत केस बड़ा चर्चा में था क्योंकि हैंगिंग को लेकर कि मर्डर है सुसाइड है, मर्डर है सुसाइड। 700 केस आपने हैंगिंग की जो कवर की अपनी लाइफ में, तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, अगर किसी शख्स को जो फंदे से झूल रहा है उसको पहली नज़र में देखकर भी बता सकते हैं कि ये सुसाइड है या मर्डर है। ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग पकड़ लेते हैं कि ये खुदकुशी है या फिर उसको मार के टांगा गया? देखिए, इसमें एक अकेला कोई बात नहीं होती है। और मेरे साथ में एक प्लस पॉइंट ये रहा है कि मेरी जब भोपाल पोस्टिंग हुई तो उस समय मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट थी, और मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट प्रॉब्ली इंडिया में 1 या 2 ही थी। और वहाँ पर जो फाउंडर डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रोफेसर हीरेश चंद्रा, उनके साथ मैंने काम किया और साथ में डॉक्टर DK सतपथी के साथ काम किया। तो हम लोग एक टीम बना के कई बार क्राइम सीन पे जाते थे। तो जो मेडिकल एस्पेक्ट है, यानी जिस किसी भी डेथ के बाद में जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स को जानना, साथ में फॉरेंसिक साइंस का बैकग्राउंड, तो मेनली हमने ये सीखा कि किसी भी फिज़िकल एविडेंस को देखना, इकट्ठा करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। फिज़िकल एविडेंस के बेसिस पे यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट, कि घटना सच में क्या घटी होगी। तो ये हैंगिंग के केसेस में भी ऐसे ही है कि कुछ एक्सटर्नल इंजरीज, एक्सटर्नल चीज़ें, जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े आसानी से देखने में आ जाते हैं। जैसे टंग बिटवीन टूथ है, आई स्लिट लाइक ओपन है, यूरिनेशन का जो है डायरेक्शन है, वेदर इट इज़ वर्टिकल और नॉट, व्हाटएवर। तो ये सब थोड़ा सा लेमैन के हिसाब से डॉक्टर साहब आप ये सिम्टम समझाएंगे कि एक हैंगिंग में आप लोग ये इन चीज़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये खुदकुशी है, वो क्या क्या है? और जैसे उंगलियों की पोजीशन है, अंगूठों की पोजीशन है, इसके बाद में पैर का एंगल है, इसके बाद में आंखें जैसे अधखुली हैं, जवान दांतों के बीच में हैं, अगर लटका हुआ है आदमी तो डेथ होगी। तो मोस्टली एस्फिक्शियल डेथ में या श्वास अवरोधन की मृत्यु में यूरिन निकल जाता है, फीकल मैटर निकल जाता है। बहुत मैंडेटरी नहीं है, मगर 10 में से मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। और अगर यूरिन नीचे वर्टिकल है, फिर वर्टिकल फ्लो है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, उसका ट्राउजर्स में दिखाई दे रहा है, तो दीज आर ऑल सिम्टम्स जो कि शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है, कपड़ों का कोई फटना वटना नहीं है जिससे ये बात इंगित हो कि ये आदमी किसी से झगड़ा है। फिर इसके बाद में लिगेचर मार्क होता है। लिगेचर मार्क 2 तरीके के होते हैं, एक एंटीमॉर्टम लिगेचर मार्क होता है, एक पोस्टमार्टम लिगेचर मार्क होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, लिगेचर मार्क एंटीमॉर्टम? जो एंटीमॉर्टम लिगेचर मार्क होता है, जैसे आप उदाहरण के लिए, अगर अभी मैं ज़िंदा हूँ, आप मेरा हाथ दबाएंगे या मेरे हाथ के ऊपर रस्सी बांधेंगे और हटा लेंगे प्रेशर लगा के, तो
तो एक लाल सा निशान पड़ जाएगा। ये लाल सा निशान क्लियरली होता है क्योंकि कोई भी इंजरी होता है तो बॉडी अपनी सिस्टम उसको अपने आप रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो वो जो लाल सा निशान पड़ेगा यानी वहाँ का जो है ब्लड वेसल्स दब गया था, बाकी का हेल्दी है। अगर मरा हुआ आदमी होता तो इस तरीके के निशान नहीं आते। तो इट इज़ सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम लिगेचर मार्क और पोस्टमार्टम लिगेचर मार्क। कई बार ये बात होती है कि जिस शख्स की हैंगिंग बॉडी मिलती है कि पैर के और बेड या फिर पैर या स्टूल चेयर जिसके ऊपर भी वो खड़ा हुआ उसका गैप कम है और इतने गैप में वो कैसे कर सकता है। कई बार है कि बेड पे उसका पैर टिका हुआ है तो वो कैसे कर सकता है। कई बार ये भी होता है कि बैठ के भी एक इंसान सुसाइड कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए ऐसा है कि सारा का सारा नर्व्स जो है वो हमारे नेक से पास होता है। उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दीज ऑल कमांड्स आर गवर्न्ड बाय द ब्रेन। तो जब भी 3-3.5 किलो के आसपास का प्रेशर नेक के अराउंड होता है, जब नर्व्स दब जाती हैं तो सेंसेस ना आते हैं ना सेंसेस जाते हैं। तो ये जो आदमी जिंदा है वो कुछ भी बोल सकता है कि साहब ये खड़ा हो जाता, ये फिर मर क्यों गया, क्योंकि उसके गले में फांसी नहीं लगी है। फांसी जिसको लगी होती है उसके सेंसेस जो है आना जाना बंद कर देते हैं। तो इसलिए बैठ के भी फांसी लग जाती है, लेट के भी फांसी लग जाती है। आपने कभी अपने करियर में कोई ऐसे बैठ के एकदम बिल्कुल फांसी का केस देखा और कैसे सॉल्व किया आपने? मैंने बहुत देखे हैं, बैठ के लेट के देखा। ग्वालियर में तो एक माता जी जो है जहाँ लेट के उन्होंने चारपाई से रस्सी बांधी और नीचे लेट के खिसक गई वो, और वो चांस की बात है कि शायद ऐसे ही हुआ होगा कि 3-3.5 किलो का वेट उनके गर्दन पे आया एंड शी कोलैप्स्ड एंड शी वाज हैविंग टिपिकल साइन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग। तो घर वाले ने यकीन कर लिया कि ये लेट के सुसाइड कर सकता है? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ऑटोप्सी भी होता है, ऑटोप्सी में भी ये बातें क्लियर होती हैं। क्योंकि जब जो सर्जन होता है जब वो पीएम करता है तो इंटरनल ऑर्गन्स की पोजीशन भी जो है उससे भी पता चल जाता है कि ये बात सही है कि नहीं। एक ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं डॉक्टर साहब। एक पोस्टमार्टम के दौरान होता क्या है? देखिए पोस्टमार्टम के दौरान एक तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो एक्सटर्नल इंजरीज देखी जाती हैं। इसके बाद में जो है इंसीजन दे के इंटरनल ऑर्गन्स की पोजीशन देखी जाती है। तो पूरा शरीर खोल दिया जाता है और इवन हेड भी खोल दिया जाता है, ब्रेन भी देखा जाता है, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, स्टमक में कितना फूड है, डाइजेस्टेड है, सेमी डाइजेस्टेड है, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन्स को निकाले जाते हैं बाहर? नहीं, सारे ऑर्गन्स निकाले नहीं जाते, लेकिन जब विसरा प्रिजर्व किया जाता है तो विसरा इनवेरेबली 2 बॉटल्स में प्रिजर्व होता है। एक बॉटल जो होती है उसके अंदर पीसेस ऑफ द लार्ज। विसरा बहुत सुनता, मैं टोक रहा हूँ आपको, आगे बढ़ जाऊँ कि भूल जाऊँगा। ये विसरा होता क्या, कैसा दिखता है, क्या है? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब शरीर को खोला जाता है तो उसके अंदर जो है पीसेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के कुछ पीसेस उसमें प्रिजर्व किए जाते हैं। नॉर्मल सेलाइन के अंदर मोस्टली जो प्रिजर्वेटिव है वो कॉमन सॉल्ट है, नमक है, उसके अंदर उसको रखा जाता है, जिसको एक बॉटल विसरा की बोल देते हैं। दूसरा बॉटल जो होता है उसमें पीसेस ऑफ द लिवर, स्प्लीन, किडनी और लंग्स, ये सब चीज़ें छोटे छोटे पीसेस काट के रखे जाते हैं। अच्छा, काट कर इनके टुकड़े रखे जाते हैं। उसमें भी प्रिजर्वेटिव वही सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट या नमक में रखे जाते हैं। और एक सैंपल होता है, घोल नमूना, यानी सैंपल जिसमें कि प्रिजर्वेटिव रखा, जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया गया है, तो एक छोटी शीशी के अंदर उस नमक को रखा जाता है। तो ये टोटलिटी में ये विसरा होता है। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो है, अगर किसी जहर का पता लगाना है, अगर कॉज ऑफ डेथ सर्टेन नहीं कर पा रहा है डॉक्टर कि किस कारण से मृत्यु हुई और शक जा रहा है कि शायद कोई जहर हो, तो ये जहर को पता करने के लिए इन बॉटल्स में इसको रासायनिक परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जहाँ पर कि साइंटिस्ट इस बात को सुनिश्चित करता है कि इसमें कोई जहर है या नहीं। इसमें इतना वक्त क्यों लगता है? विसरा की रिपोर्ट आने में लगभग महीना लग जाता है। देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो सारे केसेस में जितनी ऑटोप्सीज होती हैं, चाहे वो हैंगिंग हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, सारे केसेस जितनों में ऑटोप्सी होती है सब में विसरा निकालते हैं।
अब जब सब में विसरा निकलेगा तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितने केसेस एफएसएस के पास जाते होंगे। और हमेशा क्यू सिस्टम में ही विसरा का एग्जामिनेशन होता है कि जो पहले आएगा उसका पहले जांच होगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में जांच होगा। अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको कोई कोर्ट डायरेक्शन करता है या सीनियर पुलिस ऑफिसर्स डायरेक्शन करते हैं कि शायद इसकी रिपोर्ट जल्दी आएगी तो केस में हमको कुछ ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। अदरवाइज़ जैसा मैंने कहा कि हर सस्पिशियस डेथ में पोस्टमार्टम होता है और हर पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है वो विसरा जरूर प्रिजर्व करता है। अब तक ये एक धारणा बनी हुई थी कि विसरा रिपोर्ट में इसलिए देरी होती है क्योंकि उसके ख़ास केमिकल, या जैसे अभी आपने बताया कि नमक के घोल उसमें रखा जाता है और एक ख़ास टाइम होता है 10, 15, 20 दिन। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि इतने सारे ज़्यादा मकदार में, तादाद में, इस वजह से ये देरी होती है। नहीं, ये इस वजह से तादाद ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि अभी लेबोरेटरीज़ में जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ अभी है नहीं, इसलिए ये एक कारण है। और मैंने बताया कि हर ऑटोप्सी के बाद में विसरा निकलेगा। मान लीजिए कि एक बस खाई में गिर गई और उसमें 30-35 आदमी मर गया। अब 30-35 आदमी की एक मरने का कारण तो स्पष्ट ही है, एक तरीके से डिफरेंट टाइप की जो भी इंजरीज हो, ब्रेन इंजरी हो, चेस्ट इंजरी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो 35 आदमी का विसरा निकलेगा। वो पूरा 35 आदमी का विसरा जो है एग्जामिनेशन में। मतलब इस देश में जितने भी अननेचुरल डेथ होते हैं उन सबके पोस्टमार्टम के दौरान जिनकी ऑटोप्सी होती है उनके सब विसरा निकालते हैं। एक ये भी चीज़ आती है कि ये आदमी इससे मरा, दिल का दौरा पड़ने से मरा, अब पोस्टमार्टम होता है तो ये पोस्टमार्टम में कैसे पता चलता है कि इसको मतलब हार्ट अटैक पड़ा था? दिल कुछ ऐसी मतलब गवाही देता है? जी हाँ, वो उसमें ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में जो भी ब्लड का जमाव होता है, वो जो डॉक्टर होता है जो ऑटोप्सी में जिसकी मास्टरी होती है या जो मेडिकल फील्ड से होता है, वो बहुत आसानी से इस बात को समझ जाता है कि ये। हालांकि अजीब सवाल है, लेकिन डॉक्टर साहब कभी आपके पूरे इतने लंबे करियर में 40-41 साल के कोई ऐसा केस आया जिसमें ऑटोप्सी भी मौत की वजह नहीं बता पाया? ऑटोप्सी भी मौत के नहीं बता पाया। ये ऐसा इन्वेरिएबली कई बार होता है कि जब बड़ा ऑब्वियस सा कोई रीज़न समझ में आता है डॉक्टर को तो वो डेफिनेटली लिखता है कि कॉज आउट डेथ ये है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट का केस है, हेड इंजरी हो गया या रिब्स टूट गई, लंग्स को इंजरी हो गया या स्प्लीन रप्चर हो गया, तो ये सब तो होता है तो डॉक्टर लिखता ही है। या कोई ऐसा फायर आर्म का केस है या किसी ने स्टेप किया तो एट टाइम्स द रीज़न इज एस्टैब्लिश्ड। लेकिन जहाँ पर कि डॉक्टर असर्टेन करने में सक्षम नहीं होता है, या डॉक्टर को लगता है, सक्षम तो नहीं कहूँगा, जहाँ उसको लगता है कि कोई ऐसा ऑब्वियस कारण मुझे समझ नहीं आता कि किसके कारण उसकी डेथ हुई है, तो वो विसरा जो है उसमें मदद करता है कि उसको लगता है कि, बल्कि उनकी एक जो ओपिनियन पार्ट है उसमें लिखा जाता है कि नो डेफिनेट ओपिनियन कैन बी गिवन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, हाउएवर द विसरा इज प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस। और इसलिए वो जो है रासायनिक परीक्षण के लिए विसरा को भेजा जाता है। जैसे कई बार इस रासायनिक पे याद आया कि ऐसे बहुत सारे स्लो पॉइजन या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें, जैसे मुझे एक ख़ास तौर पे केस याद है, शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर। अब एम्स में 3 बार हुआ, बाकी जगह ले गए, फिर लास्ट में उसको FBI लैब भेजा गया US, बट वहाँ से भी कुछ कंक्रीट चीज़ें नहीं आई, इसलिए कहा गया कि उसकी मकदार या मात्रा इतनी कम थी कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है? देखिए, वो केस के बारे में ज़्यादा मैं लेकिन ये जानता नहीं हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट है वैसे नहीं होगी, लेकिन मैं ज़्यादा एक्चुअली, लेकिन ऐसा जनरली हो सकता है कि अगर कम मात्रा में हो तो पकड़ना मुश्किल। नहीं, देखिए, कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा की बात नहीं है, क्योंकि देखिए 2 तरीके का एनालिसिस होता है पॉइजन्स में। एक तो होता है क्वालिटेटिव मतलब कौन सा जहर है, बारबिचरेट हैं या वेजिटेबल पॉइजन्स हैं या व्हाटएवर मेटेलिक पॉइजन्स हैं। और पहली बात तो होती है क्वालिटेटिव कि क्या है, फिर दूसरा होता है क्वांटिटेशन यानी क्वांटिटेटिव पॉइजन, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिससे कि कितनी मात्रा में है ये बात सुनिश्चित की जा सकती है। एंड आज के दौर में, आज के साइंटिफिक युग के अंदर जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे GC है, GCMS वगैरह है, तो ये सब बहुत कम मात्रा को भी पकड़ लेते हैं और उसकी मात्रा भी बता देते हैं कि कितनी मात्रा में। फॉरेंसिक के ज़रिए आप लोग कई बार क्या ये होता है कि
अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज़ मिलती हैं, ऐसी की पहचान में ना आए, तो उसकी उम्र भी बता देते हैं। तो ये उम्र का की पहेली कैसे बूझी जाती है आपकी? अनआइडेंटिफाइड बॉडी की उम्र किसी की भी नहीं, मतलब एक आम इंसान जो मर गया है, जैसे कई बार होता है ना कि अननोन है और लाश 2 साल पुरानी है, अब उसमें से उस मुर्दे से उसकी उम्र पूछनी है, तो उसका भी नहीं, तरीका मुर्दे की उम्र से मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन। हाँ, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन देखिए ऐसा है कि इसीलिए स्केलेटन है डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये जो है इसमें कुछ तो जो है यूनियन ऑफ द सूचर्स होता है, मेटाकार्पल, ये ऑसिफिकेशन होता है, ऑसिफिकेशन से पता चल जाता है। दांत का जो है इरप्शन जैसे 3rd मोलर का है, किस एज में होता है। लेटर एज के अंदर जो है हेड के जो सर के जो सूचर्स हैं उनका यूनियन जो है वो देखा जाता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये हो जाता ये है। मैं अपने बल्कि लिए- आपने शायद सुना भी हो कि जब कभी बात आती है मेजर की, माइनर की, डॉक्टर्स खासतौर से रेप केसेस में, तो एक्सरे लिए जाते हैं और एक्सरे के बेसिस के ऊपर बताया जाता है कि प्लस माइनस 1-2 साल होता है। तो ये हो जाता है। 5500 से ज़्यादा आपने केस कवर किए हैं, ऐसे क्राइम के अनगिनत ऐसी तमाम लाशें देखी होंगी आपने, जो शायद जितनी तरह की हो सकती हैं दुनिया में। कभी जो इंसान की जब ऐसी सिर्फ स्केलेटन ही होता है, तो क्या सच में ऐसे ही होता है, ये इन्होंने कुछ गलत बनाया? नहीं, ऐसे ही होता है। इंसान एक ऐसे ही होता है, तो इस स्केलेटन के थ्रू भी बहुत सारे राज निकाले जा सकते हैं। हाँ, अब जैसे बोनी इंजरीज हैं तो ये पता चल जाती हैं। ख़ास तौर से आजकल तो अभी आजकल क्या है, तो काफ़ी पहले से ही हो गया एस्टेब्लिश। इवन दी साइज ऑफ दी बोन से, जैसे रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टिबिया है, फेबुला है, इनका जो है इनका मेजरमेंट से आदमी की हाइट भी असेस की जा सकती है। ये शख्स अगर मान लीजिए केवल हमको फीमर मिलती है या केवल मेटाकार्पल मिलती है, तो उसको मेज़र करके विद एक फार्मूले के द्वारा ये भी बताया जा सकता है ये शख्स की हाइट कितनी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्राइम सीन है, एक क्राइम सीन पे सबसे पहले जाहिर सी बात है पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस पहुंची, उसके बाद अब आप लोगों की टीम पहुंचती है फॉरेंसिक। अब पुलिस उस क्राइम सीन को देख रही है, लेकिन कहते हैं कि फॉरेंसिक्स जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे आप हैं खासतौर पर, जो पुलिस देख रही है और आपकी नज़र, उन दोनों की नज़रों में बड़ा फ़र्क होता है। आप सबसे पहले किसी भी क्राइम सीन पर जाकर क्या चीज़ें देखते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड स्टोरी होती है। बैकग्राउंड स्टोरी ये होती है कि है वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो वॉट एवर बैकग्राउंड स्टोरी इज़, जैसे उदाहरण के लिए हैंगिंग का केस है। हैंगिंग का केस है, पैर ज़मीन पे लगे हैं, घुटने मुड़े हुए हैं, आदमी लटका हुआ है। आम पब्लिक कहती है कि मार के टांग दिया। इवन जिनको जानकारी नहीं है, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो पुलिस कर्मचारी भी कहते हैं कि सर मार के टांग दिया। एट टाइम्स मीडिया वाले भी कहते हैं मार के टांग दिया। तो ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हमको जो फिज़िकल कंडीशंस दिखती हैं, जिसके आधार के ऊपर हम ये बात सुनिश्चित करते हैं, जो हमारा टेक्निकल नो हाउ है, उसके द्वारा हम ये बात बताते हैं कि इसको मार के टांगा है या खुद टांगा है। उदाहरण के लिए एक केस बताता हूँ आपको कि एक लड़की की लाश जो है हमको टंगी हुई दिखाई दी और सफ़ेद वो कुर्ता सलवार पहने हुए थी, कुर्ता पहने थी, कुछ टीयरिंग इफ़ेक्ट भी थे। और जब हमने बैक साइड में उसको देखा, तो बैक साइड में देखा तो जो उसका सलवार था उसके ऊपर काफ़ी डस्ट लगी हुई थी। पास जाके देखा तो ये समझ में आया कि ये पीछे हिप एरिया में जो है इसको यूरिन आया है। अगर ये खुद लटकती तो अगर सुसाइडल हैंगिंग होता तो इसका यूरिन का फ्लो जो है डाउनवर्ड्स होना चाहिए था, वर्टिकल होना चाहिए। जबकि इस महिला के या इस लड़की के बैक साइड में यूरिन, उसके हिप एरिया में यूरिन का डिपोजिशन है। यानी एस्फिक्सिया में तो यूरिन निकलेगा, ऐसा इनवेरिएबली होता है। ज़मीन पे अगर पटक के किसी ने उसका गला घोंटा है या स्ट्रैंगुलेट किया है या सफोकेट किया है या स्मूदरिंग किया है, तो वो जो है यूरिन जब फ्लो होगा तो वो पीछे ग्रेविटेशन से उसके हिप एरिया में आएगा, और फिर उसी लाश को जब आप टांग दोगे तो यूरिन का पैटर्न तो पीछे मिलेगा। दूसरा, सिमिलरली ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होता है।
लार निकलती है। अगर आदमी खुद टंगा है तो अगर उसका नॉट जो है अगर राइट ईयर के पास में है तो हेड का पोजीशन लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में अगर नॉट है तो उसका हेड का पोजीशन राइट साइड में होगा। तो ग्रेविटेशन से ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटेशन से। किसी को अगर किसी ने गला घोंट के नीचे मार दिया तो चूंकि व्यक्ति जिंदा नहीं है तो हेड तो सीधा होगा नहीं, तो या तो उसका लेटे हुई हालत में हेड का पोजीशन राइट शोल्डर पे होगा या लेफ्ट शोल्डर पे होगा। चूंकि एस्फिक्सियल डेथ है तो फिर सेलाइवेशन या वो आएगा तो वो जो है साइड से आएगा। टंगी हुई लाश में अगर सूखा हुआ सेलाइवा लेफ्ट साइड में दिखता है या राइट साइड में दिखता है देन इट इज़ द केस ऑफ होमिसाइड यानी मर्डर। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो ये बात सुनिश्चित करते हैं। तो मेन चीज़ ये होता है जो मेरा अपना मानना है चूँकि इतने साल काम करने के बाद में कि साक्ष्यों को देखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ केस से रिलेटेड। दूसरा टू रिकन्स्ट्रक्ट द इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एविडेंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये घटना सचमुच में ऐसी थी कि नहीं थी या कुछ और है, और उसी के आधार के ऊपर इम्पॉर्टेंट साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं और फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भेज के उनके जो है रिपोर्ट्स आती हैं। अब मैं क्राइम सीन की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बताई थी कि एक जिंदा और एक मुर्दा, इन दोनों के खून में भी फ़र्क होता है और उससे भी बहुत सारे केस सुलझाए जा सकते हैं, वो क्या है? देखिए, मैं तो इट वॉज अ से ऑफ प्रोफेसर हीरेश चंद्रा, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट। ही यूज्ड टू से कि जिंदा आदमी झूठ बोलता है, मुर्दा सच बोलता है। जो जिंदा आदमी है उसके रिजर्वेशंस होते हैं, ये मेरा भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है। जो मर गया उसका कोई रिजर्वेशन नहीं, उसे जो बोलना है सच बोलना है, लेकिन उसकी भाषा पढ़ने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, और अगर जो भाषा पढ़ेगा तो सच बताता है। यही चीज़ इनिशियली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो जैसे आम लोग कहते हैं कि ये खून पड़ा है, वो खून पड़ा है, तो डेफिनेटली मैं भी ऐसे ही मानता था। हालांकि केमिकली हम लोग टेस्ट करते हैं, टाइम्स अगर ज़रूरत होती है तो उसमें रिपोर्ट भी करते हैं कि भाई प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर ब्लड जो है पॉजिटिव है, और हालांकि कंफर्मेशन लेबोरेटरी में होगा। तो खून का जो प्रकार मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बात समझ में आई कि खून भी बोलता है, जैसे मुर्दा सच बोलता है ऐसे ही खून बोलता है। बेसिकली खून जो है दो तरीके का होता है, एक होता है एंटीमॉर्टम ब्लड, एक होता है पोस्टमार्टम ब्लड। एंटीमॉर्टम ब्लड जो है उसमें कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। एंटीमॉर्टम मतलब जो इंसान, हाँ, ऑब्वियसली जो जिंदा व्यक्ति का जब खून निकलता है तो उसके खून में थक्का जमता है। उदाहरण के लिए हमको छोटा सा भी कट लग जाता है, खून निकलता है, पपड़ी बन जाती है, हम हटा देते हैं। लेकिन मरने के बाद में ये कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी वैनिश हो जाती है। इसमें जो टेक्निकल बात है वो ये है कि एक फाइब्रिनोजेन करके एंजाइम होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, और वंस द पर्सन डाइज तो फिर ये क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ देहाती भाषा में कहते भी हैं कि ये मर गया, इसका खून पानी हो गया। तो ये भी कई बार इम्पॉर्टेंट होता है क्राइम सीन पे ये देख के कि वेदर दी ब्लड, स्पेशली रेलवे कटिंग से केसेस हैं, होम फॉल के केसेस हैं, कि ये व्यक्ति जिंदा था या मरा था जब ट्रेन से कटा या ऊपर से नीचे गिरा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ऊपर से नीचे गिरा, अब वो जिंदा था या फिर मतलब खुद जंप मारा या उसको मारने के बाद किसी ने फेंका, ये आप ब्लड देख के कैसे बता देते हैं? देखिए, मारने के बाद में अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो पोस्टमार्टम ब्लड होगा। जो जहाँ बॉडी का फॉल होगा वहाँ पोस्टमार्टम ब्लड होगा, वहाँ एंटीमॉर्टम ब्लड नहीं होगा। और अगर एंटीमॉर्टम ब्लड है तो ये बात सुनिश्चित करना कि ये खुद कूदा या किसी ने धक्का दे के उसको गिरा दिया, ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे पुलिस को ही पता करना पड़ता है। पुलिस वालों ने तो आपसे तमाम हज़ारों केस में मदद ली जी। आपको कभी कभी लगता है कि पुलिस वालों पे भी गुस्सा आता है कि यार ये जो बेसिक है, पहले सबसे जो पुलिस वाले पहुंचते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते तो शायद ये केस हम और जल्दी सुलझा लेते? देखिए, ये तो हमेशा ये तो देखिए ऐसा है कि जब मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की इन द ईयर 1982, दोज डेज तो आदमी फॉरेंसिक को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता था। कोई 4 से 4 and 6 कहता था, कोई 4 से नहीं कहता था, एंड मोस्टली द जजमेंट्स विच वर कमिंग दे वर ऑन द बेसिस ऑफ द आई विटनेसेस। लेकिन
मुझे आज भी याद है हमारे प्रोफेसर जट्टार साहब का एक वाकया, जब उन्होंने हम लोगों को, जब हम स्टूडेंट थे, एड्रेस किया था, तो उनका ये कहना था कि एक इंसिडेंस वो बताते हैं कि श्वेत केतु करके जो उसका गुरु था, किसी उपनिषद में है, वो श्वेत केतु से कहते हैं कि बेटा देखो, ये बरगद के पेड़ का ये जो ये फल है, इसको तोड़ के देखो। तो जब वो तोड़ के देखता है, कहता है कि सर कुछ नहीं दिख रहा गुरुजी, इसमें कुछ नहीं दिखता, ठीक से देखो बहुत महीन है। तो देखता है कि हाँ साहब बहुत महीन है। कहा यही जो महीन बीज है, जब ये अंकुरित होगा तो ये बरगद का पेड़ बनाएगा। फॉरेंसिक की हालत आज की तारीख में वैसी ही है, बहुत महीन बीज की। ये 80s में उन्होंने बात करी थी, ये आगे जाके बड़े बड़े बरगद के पेड़ बनाएगा। और आज ये बात सच है कि आप देखिए कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेंसिक का ज्ञान दे रही हैं। तो बल्कि चूँकि आप खुद मीडिया से हैं और हम आम मासेस में ये बात देखते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जब आप लोग बात करते हैं तो जहाँ ये बोलते हैं कि अब इसकी फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस लगता है कि अब सच सामने आएगा। तो दिस इज़ द चेंज। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, हज़ारों लाशें देखी, हज़ारों मुर्दे देखे आपने ये भी कहा कि मुर्दे झूठ नहीं बोलते। तो इतने मुर्दों के बीच रहने के बाद और इतना सब कुछ करने के बाद अब तो आप जिंदा इंसानों को भी परखने में माहिर हो गए होंगे, तो क्या आप जिंदा इंसानों के भी हाव भाव और उनके देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? देखिए ऐसा है कि मैंने केवल क्राइम सीन अकेले नहीं देखा है। हाँ, आपकी पूरी टीम बहुत सारी। नहीं, आप यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। मैंने अकेला क्राइम सीन नहीं देखा है, क्राइम सीन भी देखता था। इसके बाद में जब सस्पेक्ट्स राउंड अप होते थे तो मैं रात भर थानों में भी रहा हूँ, इसलिए कि ये जो आदमी बोल रहा है क्राइम सीन पे वैसा मिला था कि नहीं मिला था। तो इस प्रोसेस में मैंने वैरायटी क्रिमिनल्स देखे हैं और वैरायटी क्रिमिनल्स की वैरायटी बॉडी लैंग्वेजेस देखी है। और कई बार शुरुआत में जब मुझे लगता था कि नहीं शायद ये सच बोल रहा है, लेकिन बाद में लगता था कि ये झूठ बोल रहा है। तो जब आपका एक्सपोजर इतना वास्ट होता है तो शायद इस बात जो आपने बात कही वो सच भी होगी कि आदमी से मिलने के बाद में उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो क्या छुपा रहा है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हुई है। हमारे देश में ज़्यादातर क्रिमिनल जो क्राइम करते हुए डरते नहीं, उसकी एक वजह शायद यही है कि उन्हें लगता है 15, 20, 25 साल आराम से मुकदमा लड़ेंगे, सबूत मिलेगा नहीं, गवाह तोड़ लिए जाएंगे। फॉरेंसिक साइंस उनके इस सोच को बदल सकता है, उनके अंदर खौफ पैदा कर सकता है। जिस दिन उनको एहसास हो गया कि मैं चाहे कोई गवाह सबूत ना हो, लेकिन फॉरेंसिक अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसमें जो चीज़ें आ गई तो फिर बचने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा, हो सकता है क्राइम भी कम हो जाए। तो मेरी दुआ यही है फॉरेंसिक साइंस में बहुत आगे जाएं और कम से कम एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर यही मानता हूँ कि इस फील्ड में फॉरेंसिक और बेहतर काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने के लिए। और हमारे तमाम क्राइम तक के जो फैमिली मेम्बर थे उनमें से बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।